आज हम देखने जा रहे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर 1856 से 1915 एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर रहे थे। वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने एम्फेसाइज किया था इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन उन्होंने अपनी 2 बुक्स में डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट बुक थी उनकी शॉप मैनेजमेंट 1903 में यहाँ पे पब्लिश हुई थी। सेकेंड बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में पब्लिश हुई थी। और उनकी इन्हीं कंट्रीब्यूशंस की वजह से हम उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से कहलाते हैं। अब हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है क्या ये देखना है। तो अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में हम डेली के जो भी एक मैनेजर अपने जो भी डिसीजन ले रहा है, जजमेंट ले रहा है, अगर वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ साइंटिफिक लॉजिक्स, प्रिंसिपल्स और रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है अगर, तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस हिट एंड ट्रायल मेथड पे नहीं होना चाहिए आपका। जो भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ या जो डिसीजन आपने लिया है वो डिसीजन आपके लॉजिक्स पे और साइंटिफिक रूल्स पे बेस्ड होना चाहिए, तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। सबसे पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में ये बताया है कि जो भी मैनेजर एक टास्क असाइन कर रहा है अगर अपने सबऑर्डिनेट को या वर्कर्स को, तो हर वो टास्क जो डिसाइड हुआ है वो कुछ पर्टिकुलर साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग या लॉजिक्स पे बेस पे डिसाइड होना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट में अगर हम T20 खेलते हैं तो T20 का जो टारगेट डिसाइड होता है वो पास्ट में अगर हम टेस्ट मैचेस या वनडे क्रिकेट के बेस पे अगर बोला कैप्टन कि हमें ऐसा खेलना या कोच ने डिसाइड किया तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए बोला है कि हमेशा साइंटिफिक रूल्स और रेगुलेशंस पे कुछ जो प्रेजेंट डेज या सिनेरियो है, सर्कमस्टेंसेस है, उसके हिसाब से आपको टास्क और टारगेट्स डिसाइड करने हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे, हिट एंड ट्रायल मेथड के बेस पे कभी भी डिसाइड नहीं करना है आपको। सेकेंड बताया था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाले प्रिंसिपल को हम मेंटल रिवॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इसमें ये बताया है कि देखिए हर एक फैक्ट्री में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप रहता है। एक मैनेजमेंट का ग्रुप होता है, एक वर्कर्स का ग्रुप होता है। मैनेजमेंट के ग्रुप को हमेशा ये लगता है कि वर्कर्स जो है हम उन्हें जो वेजेस और सैलरी दे रहे हैं उसके हिसाब से अपना आउटपुट नहीं दे रहे हैं, और वर्कर्स को हमेशा ये लगता है कि हम जो आउटपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें हमारी इनकम जनरेट नहीं होनी है। तो दोनों के जो माइंडसेट रहते हैं एक दूसरे को लेके बहुत नेगेटिव रहते हैं। तो टेलर ने ये सजेस्ट किया था कि दोनों का माइंडसेट क्योंकि नेगेटिव है तो उससे बहुत सारे क्लैशेस अराइज होंगे और लेटर ऑन अपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उनका ये मानना था कि दोनों को अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में एक दूसरे के लिए एक हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड से काम करना चाहिए। उन्हें एक फैमिली एटमॉस्फेयर होना चाहिए कभी भी, और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक दूसरे के लिए वर्क करना चाहिए उनको। वो मेंटल रिवॉल्यूशन का उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तीसरा था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक तरीके से एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। उसमें ये डिस्क्राइब किया था कि कभी भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनको अपना सेल्फिश जो एम है कि हमें प्रोग्रेस करना है, हम ही को कमाना है, हम ही को आगे बढ़ना है, प्रमोट होना है, वो रवैया नहीं रहना चाहिए कभी भी आपको। मैनेजमेंट वर्कर्स दोनों को एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना है, और कभी भी हमें खुद का मेन एम पूरा करने के बजाय ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उस पर आपको उसको पूरा करने पे पूरा फोकस आपका होना चाहिए। साथ मिल के काम करने का आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि हम अकेले काम करके आगे बढ़े, ये रवैया कभी भी नहीं रखना आपको उसमें। चौथा था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब है उसमें कि जितने भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी एक एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं आपके यहाँ पे, हर एक मैनेजर की ये ड्यूटी है कि उसे उस वर्कर को उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली काम दिया जाए, टास्क असाइन किए जाए, और हर पॉसिबल एफर्ट लगाना है कि उसकी एफिशिएंसी को आप बढ़ाने की कोशिश करो ताकि उसका खुद का भी प्रॉस्पेरिटी हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रॉस्पेरिटी हो करके। मतलब कुल मिला के आपको पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली वर्क अलॉट करना है और उस पोटेंशियल को हमेशा बढ़ाने की आपको कोशिश करनी है।
तो ये तो थे प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब आते हैं हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहला टेक्निक जो था वो था फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने ये सजेस्ट किया था कि जो भी प्रोडक्शन आपका हो रहा है हर एक फैक्ट्री में 2 सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। उनका ये मानना था कि कभी भी प्रोडक्शन करने वाले वर्कर्स पे उसको प्रोडक्शन को कैसे करना है वो प्लान करने का दबाव नहीं होना चाहिए। प्लान करने के लिए आपको लोग अलग रखने हैं, प्रोडक्शन करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग अलग रखने हैं। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि 2 डिपार्टमेंट में आपको बांटना है और हर एक डिपार्टमेंट में आपको मतलब दोनों डिपार्टमेंट में 4-4 बॉस रखने हैं, आपको 4-4 हेड रहेंगे, मतलब कुल मिला के 8 बॉस की थ्योरी दी थी इन्होंने। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो 4 आपके हेड थे या 4 बॉस थे, पहला है उसमें इंस्ट्रक्शन कार्टिंग। इंस्ट्रक्शन कार्ड का काम ये था कि जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कैरी ऑन करना है तो उसके लिए नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस रूल्स रेगुलेशन को बनाए गए। दूसरा था रूट क्लर्क, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कैसे करना है उसके लिए मेथड डिसाइड करने का काम था उसका। तीसरा था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में टाइम कितना लगेगा, खर्चा कितना बैठेगा, वो काम उसका था। चौथा था डिसिप्लिनरियन, ये तीनों ने जो जो डिसाइड किए थे, जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो मेथड था, जो टाइम एंड कॉस्ट था, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो देखने का काम था डिसिप्लिनरियन का। तो ये तो था प्लानिंग डिपार्टमेंट के बाद। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी सेम वैसे 4 बॉस थे। सबसे पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम ये था कि जितने भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं प्रॉपर डिसिप्लिन में और प्रॉपर टाइम पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो देखना था। दूसरा था फिर गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब था कि जो भी प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरीज वगैरह है, रॉ मटेरियल्स वगैरह, वो सब आपके अप टू डेट है कि नहीं और रेडी है कि नहीं वर्क करने के लिए, वो। चौथा था थर्ड था रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम था उसमें कि अगर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स आते हैं प्लांट मशीनरी में या टूल्स इक्विपमेंट कुछ भी यूज कर रहे हो, कुछ भी खराब हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है उसको सही रखना करके। उसके बाद था इंस्पेक्टर, कि जो हम आउटपुट बनाए हैं वो आउटपुट प्रॉपर क्वालिटी का है कि नहीं, वो काम देखने का काम था इंस्पेक्टर का। तो ऐसे करके 8 बॉस की थ्योरी को फंक्शनल फोरमैनशिप में डिस्क्राइब किया गया है। सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में टेलर ने ये डिस्क्राइब किया था कि जो भी हम प्लांट, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल और जो भी ऐसे स्पेयर पार्ट्स, सोर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, वो सब आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के और प्रॉपर क्वालिटी के रखने हैं। आपको उसमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड और क्वालिटी के होना चाहिए। डिग्रेडेड क्वालिटी और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के आपको मटेरियल्स को और टूल्स, इक्विपमेंट को यूज नहीं करना है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में ये बोला था उसमें कि हम जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज या जो भी हम आउटपुट बना रहे हैं, अननेसेसरी का उसमें साइज वेरिएशन, अननेसेसरी के बहुत सारे एक्स्ट्रा, जैसे हम कुछ और भी आउटपुट बना रहे हैं, वो नहीं करना है। सिंपल एंड सोबर 1-2 प्रोडक्ट्स पे खाली फोकस करना है और उसी पे अपने को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देते हुए अपने रिसोर्सेज का अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। तीसरा था मेथड स्टडी। तो जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं हर एक काम के। तो जो सबसे कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है, जिसमें आपको कॉस्ट भी मैनेज हो जाए और साथ में आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिले, आउटपुट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो मेथड को आपको फॉलो करने के लिए बोला गया है। चौथा था मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनके अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं उस प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के टाइम पे। तो जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को जब कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट्स उन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वो मूवमेंट्स में कुछ मूवमेंट्स ऐसे रहते हैं जो टाइम यूटिलाइज करते हैं, कुछ मूवमेंट्स ऐसे रहते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं। तो मोशन कैमरा के थ्रू, सीसीटीवी कैमरा के थ्रू आपको वो मूवमेंट्स को देखना है कि किसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो और आपको उन वर्कर्स को फिर सजेस्ट करके उन मूवमेंट्स को हटवा देना है और जो आपके लिए टाइम यूटिलाइजेशन वाले मूवमेंट्स है खाली उन्हीं को अडॉप्ट करने के लिए बोलना है आपको। पांचवा था फिर उसके बाद में टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में ये बोला गया है इसमें कि आपको एक एवरेज वर्कर उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी को या टास्क को कितने देर में पूरा कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, आपको सिमिलर वैसे ही टाइमिंग बाकी वर्कर्स को भी आपको असाइन करना है। जैसे हम रोडीज में या बाकी में देखते हैं ना कि ये टास्क को इतना देर में कंप्लीट किया है, खतरों की खिलाड़ी देख लिया आपने, फियर फैक्टर देख लिया, तो उसमें रहता है कि ये पर्टिकुलर टास्क इतने देर में कंप्लीट हुआ है तो बाकियों को भी उतना देर में या उससे कम देर में कंप्लीट करना है। सेम है वही टाइम शेड्यूल। जैसे उसमें रोहित शेट्टी देखना वो टाइम वाला स्टॉप वॉच लेके देखता है, तो वैसे यहाँ भी हमको स्टॉप वॉच लेके पूरे वर्कर्स की जो टाइम एवरेज वर्कर कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है उसके हिसाब से बाकी वर्कर्स को वो टाइम में उतने देर में आपको खत्म करना है करके टास्क असाइन करना है। फिर है फैटिग स्टडी। अब
फैटिग स्टडी मतलब फैट लॉस की स्टडी करने को नहीं बोलेंगे ना फैटिग स्टडी। उसमें फैटिग स्टडी का मतलब ये है उसमें कि कोई भी वर्क अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो थकान नॉर्मल सी बात है होगी, तो थकान से आपको रिकवर भी करना है और फिर एनर्जाइज होकर आपको काम फिर से स्टार्ट करना है। तो फैटिग स्टडी में ये बताया गया है कि हम कोई भी वर्क अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें कितने देर में थकान होगी, वो थकान कितने देर रहेगी और आपको कितना टाइम चाहिए है उस थकान से वापस उबरने के लिए, रीएनर्जाइज होने के लिए। स्कूल में जैसे पढ़ रहे हैं अगर तो देखना 3 क्लास के बाद में रिसेस होता है 20 मिनट का, तो उसके बाद में भी बाकी क्लासेस होते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे 2 रिसेस भी होते हैं। तो फैटिग स्टडी में वही हम एनालिसिस करते हैं और वही बताया गया है कि आपको रेस्ट इंटरवल्स देना है वर्कर्स को, ताकि वो जो थके हैं उन लोग वो थकान से उबर के फिर से री एनर्जाइज होकर उन लोग वर्क कर सके करके। लास्ट पॉइंट है अपना डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। तो टेलर ने ये बोला था कि वर्कर्स 2 कैटेगरी के होते हैं, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर्स वो होते हैं जो आपके टास्क से ज़्यादा काम करके देते हैं, आपको ज़्यादा आउटपुट बना के देते हैं जो टारगेट रहता है। इनएफिशिएंट वो है जो टारगेट को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में ये बोला है कि एफिशिएंट वर्कर्स है जो आउटपुट ज़्यादा बना के दे रहे हैं आपको टारगेट से, उनको आपको नॉर्मल वेजेस के अलावा एडिशनल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने चाहिए है करके, जिनसे उनको एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा प्लस एक बूस्टअप मिलेगा, उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि हमें और अच्छा करना है। और एट द सेम टाइम इनएफिशिएंट वर्कर्स जो रहेंगे उनके लिए भी एक सीख रहेगी कि उनको भी आगे अपना बेस्ट देना है, ताकि उन लोग भी इंसेंटिव्स के मोटिवेशन के उन लोग भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे करके। ठीक है, तो ये सब पूरा आपके एफडब्ल्यू टेलर और साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक, थैंक यू ऑल सबको।